हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। फ्रांस यूरोप का एक महान देश और साथ ही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य। इतने महत्वपूर्ण दायित्वों पे होने के बावजूद कोई देश आर्थिक रूप से कैसे अपनी स्थिति में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक हो सकता है और अपनी चीजों को बहुत ज्यादा खराब कर सकता है। आज वर्तमान में फ्रांस की बात पूरी दुनिया कर रही है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल फ्रांस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी संख्या में कर्जा हो चुका है और फ्रांस के ऊपर कर्जा उसकी जीडीपी से भी ज्यादा है। यानी कि जीडीपी के मामले में 115% का कर्जे में फिलहाल फ्रांस की व्यवस्था पहुंच चुकी है और फिलहाल फ्रांस में ये एक बड़ा संकट बन गया है। फ्रांस की सरकारें लगातार इस संकट से उभरने के लिए अलग अलग नीतियां लेके आती है, लेकिन जब जब कोई भी प्रधानमंत्री या सरकार ऐसी कोई नीति लाती है तो उसके बाद वो सरकार ही गिर जाती है और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। और अब वर्तमान में फ्रांस में यह स्थिति बन गई है कि ना तो राजनीतिक स्थिरता उसे मिल रही है और ना ही वो आर्थिक रूप से एक मजबूत स्थिति में। अब एक इतना महत्वपूर्ण और खास देश दुनिया का कैसे इस स्थिति में पहुंचा और अगर ये इस स्थिति से बाहर निकलेगा तो उसके लिए इसे क्या उपाय करने होंगे या क्या है इससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलू, इस पर अब पूरे विश्व में चर्चाएं की जा रही हैं। तो जरूरी है कि आज की हमारी क्लास में हम लोग सारी महत्वपूर्ण बातों को समझें कि कैसे फ्रांस एक पॉजिटिव अर्थव्यवस्था से, एक सकारात्मक अर्थव्यवस्था से एक कर्जे की अर्थव्यवस्था में पहुंच गया और कर्जे की अर्थव्यवस्था में पहुंचने के बाद काफी लंबे समय से अनेक प्रयासों के बावजूद ये उबर नहीं पा रहा है और यूरोप के अंदर एक महान स्थिति का देश आज अपनी आर्थिक स्थिरता के लिए संघर्षरत है। सभी बातों को जानेंगे समझेंगे आज की हमारी इस क्लास में। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। अभी फिलहाल बात करें वर्तमान स्थिति की, तो वर्तमान में बहुत ज़्यादा उथल पुथल की स्थिति चल रही है फ्रांस के अंदर। जैसे कि अभी का ये हाल का ही आर्टिकल है जहां हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि फ्रांस के अंदर प्रधानमंत्री बार बार इस्तीफा दे रहे हैं और वही लेटेस्ट चीज़ हम लोगों ने देखी लोकर्नो के साथ में भी, सेबेस्टियन लोकर्नो, जिसे मैक्रो साहब ने बनाया तो था प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने के बावजूद 27 दिन मात्र में ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। हालांकि फिर 3-4 दिन के गैप के बाद दोबारा से सेबेस्टियन लोकर्नो को ही यहाँ पर दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि एक नया बजट आएगा और नए बजट के बाद फिर दोबारा देखा जाएगा कि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होगी और देश के लिए राजनीतिक अस्थिरता इतनी ज़्यादा आज के समय में दिक्कतों के सबब बन गई है, दिक्कतों का कारण बन गई है, जिसकी वजह से अपनी आर्थिक स्थिरता पर जो भी काम करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पा रहे हैं। अब क्या क्या एक्चुअल में हो रहा है और दिक्कतें क्या चल रही हैं, तो देखिए फ्रांस का जो सरकारी ऋण है वो 2015 की शुरुआत में 3.345 ट्रिलियन यूरो का था और 3.345 ट्रिलियन यूरो का होने का मतलब ये है कि दरअसल ये इसके सकल घरेलू उत्पाद के 113.9% था और आज के समय में ये पहुंच चुका है 115% से भी अधिक। यानी कि इतना अधिक कर्ज आज के समय में फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर है अपनी जीडीपी के मामले में। अब लगातार बजट घाटे का परिणाम है, यानी कि लगातार ये ऐसा बजट लेकर के आए जहां ये बार बार घाटे में रहे और ये बजट की तुलना, यानी कि बजट की स्थिति में ये पता चलता है कि जितना रेवेन्यू उनके पास आ रहा था हमेशा ये बार बार उस रेवेन्यू से ज़्यादा खर्च कर रहे थे और रेवेन्यू से ज़्यादा खर्च करने की स्थिति में वो आज एक ऐसे गर्त में पहुंच गया जहां से अब वापस आना बड़ा ही जटिल दिख रहा है। इस पूरे मामले में जो खास जिम्मेदार थी उसमें पहला है एक उदार सामाजिक कल्याण प्रणाली। दरअसल फ्रांस की अर्थव्यवस्था हमेशा से कल्याण पर फोकस रही है। समाजवादी सरकारों ने कल्याण को ज्यादा तवज्जो दी और ये कल्याण को तवज्जो देने की स्थिति ही हमेशा से रेवेन्यू के मामले में खर्चों को बढ़ाती चली गई और जब ये कल्याणकारी योजनाओं के खर्चे बढ़े तो फिर दोबारा फ्रांस की सरकार वापस नई चीजों को ले पाई और चीजों को संकुचित नहीं कर पाई, जहां खर्चे बरकरार रहे और रेवेन्यू इनको मिला ही नहीं। इसके अलावा असंगत राजकोषीय नीतियां अपनाई गई, आर्थिक संकटों ने इनकी लागतों को और बढ़ाया और वहीं 2020 की कोविड महामारी ने इसकी चीजों को और खराब कर दिया। अब 1970 के दशक से ये स्थितियां लगातार फ्रांस में बनी हुई है और सार्वजनिक वित्त में लगभग लगातार घाटा ही देखने को मिल रहा है। बात 1970 की क्यों? तो देखिए दरअसल फ्रांस युद्ध के बाद से अगर हम बात करें फ्रांस की अर्थव्यवस्था की तो अर्थव्यवस्था बहुत ही पॉजिटिव रही। फ्रांस युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस एक मजबूत स्थिति में देखने को मिलता है और इसके दौरान और इसके बाद 1970 के दशक तक जितने भी बजट आते हैं वो सारे के सारे बजट पॉजिटिव स्थिति में रहते हैं। यानी कि पता चलता है कि फिलहाल फ्रांस की आर्थिक स्थिति बड़ी ही मजबूत है और ये पॉजिटिव नीतियों को अपना सकता है। लेकिन 1970 के बाद में हम ये देखते हैं कि 1970 के बाद चीज़ें बदली
और 1970 के बाद चीजें ऐसी बदली कि 30 सालों के अंतराल के बाद फ्रांस ने घाटे को स्वीकारना शुरू किया और ऐसा स्वीकारा कि वो आज तक इससे बाहर निकल ही नहीं पाया। और अब वर्तमान में जो ये ऋण की स्थिति, जो कर्जे की स्थिति इसकी अर्थव्यवस्था पर है, उसकी वजह से ही लगातार यहाँ पर बदलते हुए प्रधानमंत्रियों की सूची देखने को मिल भी रही है। ये घटनाक्रम 1922 से लगातार बना हुआ है। सबसे पहले एलिजाबेथ बॉर्न ने 16 मई 2022 को पद संभाला, लेकिन इन्होंने 9 जनवरी 2024 को इस्तीफा दे दिया, यानी कि इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। और इसके बाद ये देखा जा रहा है कि लगातार उथल पुथल जारी है। गैब्रियल अटल 9 जनवरी को पद संभालते हैं और 5 सितंबर को इस्तीफा दे देते हैं 2024 में। मिशेल बार्नियर 5 सितंबर को पद संभालने के बाद 13 दिसंबर को इस्तीफा दे देते हैं। फ्रांसवा बायरू 13 दिसंबर 2024 को पद संभालने के बाद में फिर ये 2024 को पद संभालने के बाद में 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा दे देते हैं और इसके बाद 9 सितंबर 2025 को सेबेस्टियन लुकार्नो प्रधानमंत्री बनते हैं और 27 दिन में ही ये इस्तीफा दे देते हैं। हालांकि 10 अक्टूबर को दोबारा सेबेस्टियन लुकार्नो को ही ये पद दे दिया जाता है। तो अब ये सारी स्थिति बताती है कि फ्रांस के अंदर सरकारें बार बार उथल पुथल का सामना कर रही है। और रीजन क्या है? इन सभी सरकारों के गिरने के पीछे का रीजन है बजट और आर्थिक नीतियां। दरअसल फ्रांस अभी इस प्रकार की कर्ज की व्यवस्था में पहुंच गया है जहां उसको चीजें संतुलित करने के लिए अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। और जब खर्चा कम करने की बात आती है तो फ्रांस के लोगों को ये महसूस होता है कि हमारे लिए जो कल्याणकारी योजनाएं और जो सब्सिडी की व्यवस्था है वो प्रभावित होगी। और जब जब सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को कम करने की बात होती है, सब्सिडी को कम करने की बात होती है, तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और इस प्रकार का कार्य होता है कि वो सरकार गिर जाती है। और यही प्रक्रिया बार बार होती चली है जिसकी वजह से राजनीतिक स्थिरता नहीं आ रही। लोग बेशक ये सोच रहे हैं कि हमारे देश के ऊपर कर्जा बढ़ जाए या कर्जे में डूब जाए और कर्जे तक खत्म हो जाए, लेकिन लोग ना तो आर्थिक नीतियों में अपने लिए जो उनकी स्थिति चल रही है उसमें वो कोई कमी देखना चाहते हैं और ना ही वो अपनी सब्सिडी में कोई छूट भी देना चाहते हैं। लोग चाहते ही नहीं है कि हमारी चीज़ों को कम किया जाए। सरकार ने कई बार कोशिश की कि सब्सिडी को कम किया जाए, जो लोगों के लिए कल्याणकारी योजना है उनको थोड़ा संकुचित किया जाए, बट जनता हमेशा इसके विरोध में रहती है और लगातार नकारात्मक प्रतिक्रिया ही देती है। ये घटनाक्रम कब से शुरू हुआ और क्या क्या जिम्मेदार कारक रहे और कैसा सफर था फ्रांस का जिस प्रकार ये धीरे धीरे घाटे में पहुंच गया और इतने बड़े कर्जे की स्थिति में आ गया, उसको समझते हैं एक बार। तो ऐतिहासिक घटनाएं क्या रही और कौन कौन से उत्तरदायी कारक रहे जिसकी वजह से फ्रांस की आज ये दुर्दशा हो रही है। तो देखिए, सबसे पहली शुरुआती स्थिति 1970 के दशक में होती है। 1970 का दशक है, उसको कहा जाता है ट्रेंटे गैलोरियस। अब ये ट्रेंटे गैलोरियस का क्या मतलब है? दरअसल ट्रेंटे गैलोरियस का मतलब है 30 गौरवशाली वर्षों का अंत। दरअसल 1940 के बाद फ्रांस का एक ऐसा दौर शुरू हुआ था जो उसका स्वर्णिम काल माना जाता है। इसने लगातार विकास किया, उत्थान किया और उसकी अर्थव्यवस्था एक मजबूत स्थिति में देखने को मिलती थी। लेकिन 1970 के दशक में चीजें बदली। 30 गौरवशाली वर्षों का अंत यानी कि ट्रेंटे गैलोरियस देखा गया। इस दौरान आर्थिक बदलाव हुए और 1970 के दशक का तेल संकट सबसे पहला प्रभावित करने वाला कारक माना जाता है। फ्रांस के युद्ध के बाद से आर्थिक संकट का, आर्थिक स्थिति का जो उछाल था, अब वो आर्थिक स्थिति का उछाल यहाँ पर रुक जाता है। फ्रांस की अर्थव्यवस्था और आर्थिक वृद्धि अब नाटकीय रूप से धीमी होती है और सार्वजनिक खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी होने लग जाती है। ये वो समय था जब पहली बार फ्रांस ने आधुनिक बजट घाटे को देखा और आधुनिक बजट घाटे की स्थिति में 1974 में अंतिम संतुलित बजट फ्रांस लेकर के आया और 1974 के बाद आज 2025 हो चुका है, आज तक फ्रांस अपने लिए कोई एक संतुलित बजट लेके आ ही नहीं पाया है और इसी की वजह से लगातार इसके खर्चे बढ़ रहे हैं और इसका रेवेन्यू घट रहा है। अब ये शुरुआती स्थिति थी जो 1970 के दशक में देखने को मिलती है और 1980-90 के दशक में तो चीजें और ही ज्यादा परवान भी चढ़ जाती हैं। 1980-90 का दशक राजकोषीय विस्तार और मंदी का दशक कहलाता है। दरअसल इस दौरान फ्रांस में गद्दी पर होती है समाजवादी सरकार। अब दरअसल यहाँ जो समाजवादी सरकार होती है यह होती है राष्ट्रपति फ्रैंकोइस मिटरैंड की। अब इस दौरान इनकी जो नीति होती है वो होती है जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को अपनाने की। अब राष्ट्रपति फ्रैंकोइस मिटरैंड यहाँ पर कल्याणकारी नीतियों को ही अपनाना पसंद करते हैं और अपने लिए ये राजकोषीय विस्तार करते हैं नीतियों का। अब इसी विस्तार के तहत लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तो बढ़ जाती हैं और लोग लुभावनी चीजों को भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ सरकारी खर्च भी बढ़ जाता है। अब सरकारी खर्च बढ़ रहा है क्योंकि कल्याणकारी नीतियां हैं। जैसे कि भारत में हम आज के समय में देख रहे हैं कि फ्री बीज का चलन है, हर जगह सरकारें फ्री का वादा कर रही है कि ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? तो ठीक इसी प्रकार की ही कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया था फ्रांस की सरकार ने और इसकी वजह से सरकार पर खर्चा बढ़ा। खर्चा बढ़ने के साथ साथ
फ्रांस की व्यवस्था में ये रेवेन्यू को नहीं बढ़ा पाए और इनका बजट घाटे का बजट बना रहा, जिसकी वजह से इनको नकारात्मक नुकसान रहा। अब लगातार जो नुकसान रहा, इसी नुकसान के साथ साथ जो मौद्रिक नीतियां यहाँ अपनाई जा रही थी, वो मौद्रिक नीतियां भी काफी गड़बड़ की थी। जैसे कि 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक की शुरुआत में ये देखा गया कि यूरोप में उच्च ब्याज दरें रही, खास तौर पे जर्मनी की स्थिति में। उच्च ब्याज दरों का मतलब ये था कि आप जहां से भी कर्जा लेंगे, उस कर्जे पे आपको एक बड़ा ब्याज देना पड़ेगा। अब कर्जा लेना आदत बन चुकी थी और अर्थव्यवस्था बिना कर्जे के चल नहीं रही थी, तो फ्रांस के लिए कर्जा लेना जरूरी था, बट कर्जे पे बड़ी ब्याज दरें भी इसको देनी पड़ रही थी। 1990 के दशक के मध्य से आर्थिक मंदी आ गई, जिसकी वजह से ब्याज की दरें काफी बढ़ी हुई देखने को मिली। अब ऋण से जीडीपी का अनुपात जो 1995 में 55.5% था, वो अचानक से 1998 में 70% हो गया, यानी कि एक बड़े कर्ज में दब गया अब फ्रांस। जो ऋण से जीडीपी का अनुपात होना चाहिए, वो अब काफी ज्यादा बिगड़ चुका था। लेकिन चीजों में अभी बहुत देरी नहीं हुई थी, अभी भी चीजों को सुधारना चाहो तो सुधार सकते थे, लेकिन सुधार के जो कार्य किए जाने चाहिए थे, वो यूरोप के कई देशों ने तो अपनाए, लेकिन फ्रांस ने नहीं अपनाए। फ्रांस लगातार कल्याणकारी नीतियों पर ही फोकस रहा और कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाता ही रहा। मॉस्टेज संधि एक परिवर्तनकारी मोड़ यहां सिद्ध हुई। दरअसल 1992 में मॉस्टेज संधि होने के बाद फ्रांस ने यूरोजोन में एंट्री कर ली। अब फ्रांस जब यूरोजोन में एंट्री कर लिया, तो इसका मतलब ये था कि अब इसकी चीजें अकेले अपनी मर्जी से नहीं चलेगी, बल्कि यूरोप के जो देश थे उनके साथ साथ चलाई जाएगी। तो इस दौरान जो देश मौजूद थे इस जोन के अंदर, उन सभी के ऊपर सख्त ऋण सीमाएं लगी थी, यानी कि आप कर्जा ले तो सकते हैं, लेकिन संतुलित और व्यवस्थित। अब इस कर्जे की स्थिति में 60% ऋण से जीडीपी और 3% बजट घाटे से जीडीपी निर्धारित रखी गई थी और इसी का पालन करना था। लेकिन फ्रांस लगातार इस लक्ष्य को प्राप्त करने में संघर्षरत रहा और फ्रांस इन चीजों को अडॉप्ट कर ही नहीं पाया, ना ही उसके जीवन में ये चीजें पूरी हुई, तो उसकी गड़बड़ लगातार यहाँ पर बनी रही। इस दौरान 1990 और 1980 के दशक, इन दोनों ही दशकों में फ्रांस ने लगातार अपनी अर्थव्यवस्था में संघर्ष किया, चीजों में लगातार ये परेशान रहा, लेकिन एक संतुलित स्थिति वापस से प्राप्त नहीं कर पाया। और जब संतुलित स्थिति प्राप्त नहीं हो पाई, तो आगे 2000 और 2010 के दशक में ये स्थितियां और ज्यादा गड़बड़ाई, क्योंकि ये वित्तीय संकट और अलग थलग रास्तों को अपनाने का समय फ्रांस के लिए बन जाता है। सबसे पहली घटना .com बबल और शेयर बाजार में गिरावट। 2000 के दशक के शुरुआत में एक बड़ी मंदी आती है, जब सरकारी खर्चे में वृद्धि देखी जाती है और कर राजस्व में कमी के कारण घाटा बढ़ जाता है इसका। अब यहां से इसको बड़ा नुकसान मिलता है, लेकिन इसी बड़े नुकसान के साथ साथ 2008 से 2012 के बीच जब सब प्राइम और यूरोजोन संकट आता है, यहां इसको और ज्यादा हानि होती है। 2008 का वित्तीय संकट के कारण फ्रांस और कई यूरोपीय देशों के ऊपर बड़े बड़े ऋण चढ़ जाते हैं, और जब बड़े ऋण चढ़ जाते हैं, तो इसी के साथ साथ संकट के बावजूद अब फ्रांस अपने खर्चों को कम नहीं करता। यानी कि अब आप कर्जे में हैं, तो कर्जे में होने की स्थिति यह कहती है कि आप अपने खर्चों को संतुलित कीजिए, और खर्चों को संतुलित करके अब आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए। लोगों को खुश मत कीजिए, ये मत सोचिए कि सरकार गिर जाएगी, आपको थोड़ा सा कठोर निर्णय यहाँ लेना पड़ेगा। अब दरअसल जब कठोर निर्णय लेने की बात आई, तो फ्रांस के मामले में जो यूरोप के और देश थे, वो सारे देश समझते थे कि सब प्राइम और यूरोजोन संकट चल रहा है। उन्होंने अपने फालतू खर्चों को, कल्याणकारी नीतियों को थोड़ा कम किया, और उन्होंने उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जैसे रेवेन्यू आ सकता है, पैसा जनरेट हो सकता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रांस अपनी उसी नीति का पालन करता रहा जो नीति इसने 1970 के दशक में अपनाई, 1980 के दशक में उसको आगे बढ़ावा दिया, और 1990 के दशक में भी ये वहीं बना रहा। तो वही स्थिति 2000 के दशक में भी टिकी रही। कल्याणकारी नीतियों पर फोकस, खर्चों की वही समान स्थिति को मेंटेन रखना, और किसी भी चीज में कोई भी कमी ना करना, और ना ही रेवेन्यू को बढ़ा पाना। अब ये जो लगातार इसकी घाटा की स्थिति बनी रही थी, एक बड़ा कर्ज इसके ऊपर चढ़ाती रही, और लगातार इसकी वजह से ये घाटे में जाता रहा। समकक्षों से विचलन, जहां इसके बाकी और देश साथ के यूरोप के, वो 2014 के बाद में अपने ऋण को कम करने के लिए और साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम कर रहे थे। 2014 के बावजूद फ्रांस वही अपनी कल्याणकारी नीतियों पर फोकस रहा, नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया, और वापस वही सोचता रहा कि ठीक है, चीजें जैसी चल रही हैं चलने दो, बाद में चेंज किया जाएगा। अब एक अलग थलग नीति अपनाई, जहां यूरोप के बाकी देश इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे थे, फ्रांस अपनी पॉलिटिकल चीजों को बढ़ावा दे रहा था। तो इसने फ्रांस के घाटे को ऐसे ही आगे बढ़ाया, और 2017 से 22 के दौरान जब इमैनुअल मैक्रो राष्ट्रपति बने, तो भी नीतियों में खास परिवर्तन नहीं आए, और जब जब नीतियों को परिवर्तित करने की सोची गई और जीडीपी को स्टैब्लिश करने की सोची गई, तो उस दौरान सरकार को
गिरावट का सामना करना पड़ा, बार बार सरकारें गिराई गई। तो ये इमैनुअल मैक्रो का राष्ट्रपति काल था और इस दौरान हाल के संकटों में पता चलता है कि जब मैक्रो शुरुआती तौर पर आए गद्दी संभालने, तो उसके बाद ये पता चला कि 2018 और 19 में खर्चों को नियंत्रित करने के लिए और साथ साथ बजट घाटे को कम करने के लिए कुछ खास कोशिशें की गई, जो कोशिशें सफल भी हुई और अच्छा भी लगा कि हाँ, फ्रांस चीजों में सुधार कर रहा है। लेकिन ये अल्पकालिक रही और इमैनुअल मैक्रो की ये शुरुआती नीतियां कोई बहुत बड़े प्रभाव नहीं डाल पाई। अब कोविड-19 महामारी आ गई और कोविड-19 महामारी ने केवल फ्रांस ही नहीं, पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तो ऐसे ही खर्चे फ्रांस के भी बढ़ गए और इस पूरे के पूरे कोविड की घटना ने फ्रांस के भी खर्चों को बढ़ा दिया। जब कोविड-19 महामारी थी तो पूरी दुनिया में एक खास जो पहल थी वो ये थी कि अपने लोगों की जान बचाने की, और ऐसे ही पहल शुरुआत की फ्रांस ने। अब फ्रांस का इस समय ये कहना था कि टेक व्हाटएवर इज नीडेड, यानी कि जो भी चाहिए वो यूज करो, बट लोगों को बचाओ, लोगों की सेफ्टी पर ध्यान दो, यानी कि जितना भी लगे। ये रणनीति अपनाई फ्रांस ने, यानी कि जितना भी खर्चा है वो खर्चा कीजिए, बट अर्थव्यवस्था को सहारा दीजिए और लोगों की जान बचाइए। अब इस दौरान बेरोजगारी सहायता शुरू की गई, व्यापार सहायता शुरू की गई, इसकी वजह से बड़े बड़े खर्च आए और 2020 के बजट में जो जीडीपी का घाटा था वो 9% तक पहुंचा। अब इस पूरे के पूरे घाटे की स्थिति में चीजें तो और ज्यादा परेशान करने लग गई। अब जैसे यहां से उभरे तो 2022 में फिर नई स्थिति आ गई, यानी कि 2019, 20 और 21 ये वो समय था जब हम लोग कोविड को देखा। हालांकि 19 में बातें शुरू हो गई थी, लेकिन 2020 में कोविड ने परवान चढ़ लिया था और 2021 में भी पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति अनुभव ही की जा रही थी, यानी कि तब भी हम बाहर नहीं निकले थे। तो 20 और 21 तो अल्टीमेटली मान सकते हैं कि वो कोविड का ही काल था। और 20-21 के बाद जब हम 2022 में आते हैं तो यहाँ यूरोपीय व्यवस्था के लिए कुछ नए संकट पहले ही इंतजार कर रहे थे। दरअसल 2022 में स्थिति बदल गई और रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हो गई। रशिया यूक्रेन के बीच में जब वॉर शुरू हुई तो यूरोपीय देश रशिया के विरोध में थे। रशिया ने इस दौरान यूरोपीय देशों के लिए ऊर्जा संकट उत्पन्न कर दिया, यानी कि जो गैस आपूर्ति की जाती थी रशिया से यूरोपीय देशों के लिए, उसको रोक दिया गया, कटौती कर दी गई। जब ये गैस आपूर्ति में कटौती हुई तो मांग तो वहीं की वहीं थी इन देशों की, तो इसकी वजह से कीमतें बढ़ी और यूरोप के देशों में एक बड़ा ऊर्जा संकट आ गया। अब जब यूरोप के देशों में बड़ा ऊर्जा संकट आया तो यहाँ पर आसमान छूती हुई ऊर्जा की कीमतों देखी गई। अब इसके जवाब में सरकार ने सब्सिडी दी और सब्सिडी देने का मतलब सरकार के खर्चों को बढ़ा देना था। अब सरकार के खर्चे जब बढ़ गए तो सरकार के खर्चे बढ़ जाने के बाद यह देखा गया कि और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। राजकोषीय सुधारों की कोशिश की गई, जैसे कि 2024 में जब बजट आया तो उस दौरान कोशिश की गई कि हाँ, घाटे को कम किया जाए, कर्जे से बाहर निकला जाए, लेकिन यहाँ सफलता नहीं मिली। सरकार ने जब जब ऐसे लक्ष्यों को अपनाने की कोशिश की तब तब राजनीतिक विरोध और जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। सरकार के लक्ष्य से कहीं अधिक इस दौरान परिणाम सरकार के लक्ष्य से कहीं अधिक इस समय घाटे की स्थिति थी और नीतियां लाभकारी नहीं हो पा रही थी। और इसके अलावा परिणाम स्वरूप क्रेडिट रेटिंग में और भी ज्यादा गिरावट हो गई, यानी कि हर तरफ इसको नुकसान देखने को मिल रहा था। जब इसकी क्रेडिट रेटिंग में गिरावट और ज्यादा हो गई तो क्रेडिट रेटिंग में गिरावट का मतलब ये था कि आप यूरोजोन में कर्जा लोगे तो आपको बड़ी ब्याज दरें देनी पड़ेंगी। अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है तो जब कभी भी आप कर्ज लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कम ब्याज देना पड़ता है, लेकिन क्रेडिट रेटिंग गिरने की वजह से इसको एक बड़ा नुकसान ये था कि अब जो भी ये कर्ज लेगा वहां इसको और ज्यादा ब्याज दरें देनी पड़ेगी। तो क्रेडिट रेटिंग गिरी। अब इसके बाद जो इसकी उधार लेने की लागत थी वो बढ़ गई, यानी कि एक और आर्थिक दबाव। यानी कि अगर हम स्थिति को देखें तो फ्रांस को उबरने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और जब कभी फ्रांस ये महसूस करता था कि अब स्थिति बदली है और चीजों से उबर पाएंगे तो वहां तुरंत कोई दूसरा प्रहार इसके ऊपर हो जाया करता था। और 2017 के बाद से तो हम ये देखते हैं कि 2017 के बाद जो कोशिशें शुरुआती तौर पर की भी गई थी वो कोशिशें कोविड ने आकर खराब की। कोविड के बाद में फिर चीजों को और बढ़ाया ऊर्जा संकट ने, और ऊर्जा संकट के बाद जो चीजें इसकी हुई वो आज तक अब इस स्थिति में पहुंच गई है कि फ्रांस एक गंभीर व्यवस्था में है, गंभीर स्थिति चीजें चल रही हैं इसकी। तो ये वो कहानी थी जिस कहानी से फ्रांस लगातार कर्जे में आया और इस कर्जे के दलदल में फंसता चला गया, फंसता चला गया, फंसता चला गया। कर्जे से निकलने के लिए और कर्जा लिया गया, उस कर्जे से निकलने के लिए और कर्जा लिया गया, लेकिन चीजें नहीं सुधर पाई, नहीं बन पाई। तो कल्याणकारी नीतियां होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गर्त में चली जाए और चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाए। और इसी वजह से आज वर्तमान में भारत की राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना भी इसीलिए की जाती है क्योंकि भारत में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शन के दौरान इसी प्रकार के वादे करती हैं कि आपको ये फ्री मिलेगा और वो फ्री मिलेगा, लेकिन जब जब फ्री की चीजें दी जाती हैं तो इसकी वजह से सरकार और देश के राजकोष पर दबाव बढ़ता है। और अगर आप उस दबाव के तहत चीजों को संतुलित नहीं कर पाए तो परिणाम कुछ इस तरह का हो सकता है जो आपके लिए डेट ट्रैप बन सकता है।
अब इन सभी चीज़ों का अल्टीमेटली सारांश ये कहता है कि फ्रांस ने ऐसा क्या क्या किया इस दौरान जिसकी वजह से नुकसान हुआ। पहली महत्वपूर्ण स्थिति अंतर्निहित सार्वजनिक खर्च। फोकस कल्याणकारी योजनाओं पर था, कल्याण में आप लगे रहे, आपने पेंशन दी, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्चा किया और ये खर्चा बड़ी मात्रा में इस प्रकार हुआ कि आपके ऊपर लगातार दबाव रहा, आप नई चीजों से उभर पाए। बुजुर्ग आबादी, तो एक बड़ी बुजुर्ग आबादी फ्रांस के पास में, जिनकी पेंशन, स्वास्थ्य पर खर्चा, इनके लिए सब्सिडी देना, इस प्रकार के जब खर्चे किए गए तो खर्चे करने से चीजें लगातार बढ़ी। और वहीं जो रिटायर्ड यहाँ पर बुजुर्ग आबादी है, उस रिटायर्ड बुजुर्ग आबादी के मामले में श्रमिकों के बीच में जो अनुपात है वो काफी ज्यादा अंतर वाला, यानी कि श्रमिक आबादी कम है और बुजुर्ग लोग ज्यादा है। तो इसी वजह से कम लोगों के ऊपर, श्रमिकों के ऊपर बुजुर्ग आबादी का दबाव भी ज्यादा है। तो पे एज यू गो पेंशन प्रणाली की वजह से दबाव काफी ज्यादा हो गया है और श्रमिक चीजों को नहीं संभाल पाए। उच्च कर बोझ, तो भाई अब जहां आपने स्थिति को मेंटेन करने की कोशिश की थी, वहीं खर्च को कवर करने के लिए आपने उधार लिया और जो उधार लिया, ऋण लिया, वो चीजें आप संतुलित नहीं कर पाए और लगातार गांठे में अर्थव्यवस्था बनी रही। रेवेन्यू आना चाहिए था लेकिन रेवेन्यू नहीं आ पाया। अगर आपके पास रेवेन्यू अच्छा है तो आप चीजों को संभाल सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू अच्छा नहीं आया जिसकी वजह से चीजें आपकी अटकी रही। और इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम, तो यहाँ उच्च व्यय वाले सार्वजनिक कार्यक्रम अपनाए गए लगातार, सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन के मामले में, स्वास्थ्य सेवा और विभिन्न सामाजिक लाभों के मामले में खर्च बढ़ते गए और चीजें संतुलित नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा राजकोषीय नीति के मुद्दे भी यहाँ महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि लगातार घाटे में रही फ्रांस का बजट। तो फ्रांस का बजट लगातार घाटे में रहा। 1974 के बाद इसको संतुलित करने के प्रयास तो हुए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, तो लगातार घाटे की स्थिति बनी। चक्रीय समर्थक योजना, यानी कि ऋण आंशिक रूप से जमा किया जा रहा था, लेकिन फ्रांस की राजकोषीय नीति मंदी के दौरान भी प्रति चक्रीय रही, यानी कि जब जब घाटा रहा, अकाल रहा, संकट रहा, फ्रांस अपनी स्थितियों पर अटल रहा। फ्रांस ने नीतियों में परिवर्तन की नहीं सोची और इस वजह से फ्रांस ना तो चीजों को सुधार पाया और ना ही अपने लिए कुछ अच्छा कर पाया। आर्थिक उछाल जब हुआ तो उस समय इसको खर्चों को मैनेज करना चाहिए था और अर्थव्यवस्था को कर्जे से उबारना चाहिए था। तो जब जब इसको मौका मिला, अच्छी आर्थिक स्थिति में मौका देखा, इसने आर्थिक उछाल को देखा, लेकिन तब तब भी ये चीजों को संतुलित करने में फेल ही रहा। राजनीतिक आम सहमति की कमी, तो अब एक बड़ा जो कार्य हो सकता है वो ये हो सकता है कि कल्याणकारी योजनाओं को थोड़ा संकुचित किया जाए, देश को आर्थिक स्टेबिलिटी देने पर काम किया जाए और अब इस दौरान कुछ कड़े निर्णय लिए जाए। लेकिन जब जब फ्रांस की सरकार ऐसा कुछ निर्णय लेने की सोचती है तो यहाँ जो विपक्षी दल हैं वो विरोधी हो जाते हैं, जनता विरोधी हो जाती है, जिसके बाद सरकार ना तो ऐसे फैसले ले पाती है और ना ही ये काम पूरे हो पाते हैं। इसके अलावा आर्थिक और बाहरी झटके भी लगातार फ्रांस को लगते रहे। 2008 का वित्तीय संकट, कोविड महामारी, 2022 का ऊर्जा संकट खर्चों को बढ़ाता रहा। अब क्रेडिट स्कोर भी गिर चुका था इस दौरान, तो जो जो उधार ले रहे थे वो उधार पे बड़े बड़े ऋण भी चुकाने पड़ रहे थे। राजकोषीय चुनौतियों में और ज्यादा वृद्धि हो गई और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के नियमों को नजरअंदाज भी किया गया फ्रांस के द्वारा, जो कि इसके लिए चिंताजनक थी। जब पहले ही बोला गया था कि आपको उधार का प्रतिशत कितना रखना है, क्या प्रकार की स्थिति आपको मेंटेन करनी है, वो नहीं कर पाया फ्रांस। तो ये जो यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज थी वहां से भी ये चीजों को गड़बड़ाता गया। तो इसकी वजह से अब फ्रांस एक बड़े घाटे की स्थिति में पहुंच गया और फ्रांस के लिए घाटे की स्थिति, इसके लिए एक पूरा डेट ट्रैप बन चुकी है। अब इस संकट से ये बाहर निकल पाएगा भी या नहीं, या कैसे निकल पाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। यानी कि आगे क्या होगा फ्रांस के साथ में, क्या चीजें सुधरेंगी या नहीं सुधरेगी। तो देखिए, फ्रांस के पास ऑप्शंस तो हैं लेकिन वो ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा कड़े हैं। अगर उनको अपनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज बड़े स्तर पर करना पड़ेगा, तभी चीज सुधरेंगी और जनता का सपोर्ट के बिना ये काम नहीं हो सकता। पब्लिक से सपोर्ट मिलना जरूरी है। जैसे कि राजनीतिक समझौता, तो सरकार को फिलहाल अपने विपक्षी दलों और सभी के साथ मिलकर ये समझौता करना चाहिए कि खर्चों को हम कम करेंगे और चीजों को सुधारने पर काम करेंगे। अगर इन्होंने खर्चों को कम कर लिया, रेवेन्यू को बढ़ा लिया और साथ साथ इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को फिलहाल एक स्थायी रूप दे दिया, तो चीजें सुधर सकती है, वरना ये लगातार इसी प्रकार अटके रहेंगे और समायोजन नहीं हो पाएगा। राजस्व वृद्धि बहुत जरूरी है, रेवेन्यू को बढ़ाना। हालांकि रेवेन्यू बढ़ाने के मामले में कंपनीज पे फोकस करना या बड़े बड़े बिजनेसमैन पे फोकस करना पड़ेगा, बट इसके लिए माना जाता है कि ये आर्थिक व्यवस्था को धीमा भी कर सकता है, लेकिन यह जरूरी पहलू है जो अपनाया जा सकता है। इसके अलावा यूरोपीय केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप, अगर यूरोपीय केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करे व्यवस्था में, बॉन्ड बाजार को स्थिर करने के लिए यूरोपीय केंद्रीय बैंक से यहाँ पर सहायता इनको मिल जाए, अन्य देशों के द्वारा कुछ जो चयनित विकल्प है वो इनको मिल जाए, जिसकी वजह से खर्चों को कम करके और आर्थिक व्यवस्था को संतुलित करने का कार्य हो जाए, तो भी फ्रांस की स्थितियां बच सकती हैं। लेकिन अब विकल्प धीरे धीरे घटते जा रहे हैं और फ्रांस एक बड़े कर्जे में दबता जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि फ्रांस इस स्थिति से कभी उभर ही ना पाए और परेशानियां बढ़े। इसीलिए किसी भी देश को कल्याणकारी योजनाएं इतनी ही चलानी चाहिए जितना कि उसके लिए चीजें ठीक रहें, अदरवाइज उसको बड़ी परेशानियां हो सकती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सारी चीजों को समझ लीजिएगा और ये भारत के लिए किस प्रकार प्रेरणा है, ये बात भी आप लोग को यहाँ देखने को मिल रही है।
इसी के साथ जो एनालिसिस था वो हमें पता चल गया कि क्या क्या रहेगा, यानी कि क्या कारण थे, कैसा सफ़र था और इसके अलावा कैसे सुधारा जा सकता है चीज़ों को, वो सारा डिस्कशन तो हो गया। अब फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको क्या लगता है कैसे चीज़ें सुधरेंगी, और साथ साथ ये भी बताइए कि भारत के लिए यहाँ से क्या सीख है, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसके अलावा अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए सुबह 9 बजे, जहाँ न्यूज़ एनालिसिस के साथ साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी हम लोग करते हैं। इतना ही नहीं, अब स्टडी आईक्यू ने एक नया बैच शुरू करा उन एस्पिरेंट्स के लिए 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये प्रतिज्ञा प्लस बैच है, जो हमारा P2I बैच यानी कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारी यहाँ पे होती है। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों मोड्स पे तैयारी कराई जाती है। बस अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो यूज़ कीजिए KL लाइव कोड, क्योंकि KL लाइव कोड आप लोगों के लिए बेस्ट डिस्काउंट कोड है और ये बेस्ट डिस्काउंट कोड स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे अप्लाई होता है आप लोग को बड़ा डिस्काउंट दिलाने के लिए। प्रतिज्ञा प्लस बैच बहुत खास है क्योंकि आपको इतनी क्लासेस मिलती है जो आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दे। इसके अलावा आंसर राइटिंग, CSET, करंट अफेयर्स सब कुछ आपके लिए अवेलेबल होता है। 1-to-1 मेंटरशिप होती है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। और इतना ही नहीं बल्कि 11,000 का स्कॉलरशिप प्राइज उन लोगों को मिलता है जो टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं, और आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाती है स्कॉलरशिप के तौर पर अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स को क्लियर किया। तो एनरोल कीजिए आज ही स्टडी आईक्यू के इस नए बैच में, और फीस फिलहाल बहुत ज़्यादा कम है। बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स सभी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और PDF के लिए आपको आना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आप सर्च कर सकते हैं UPSC विद कुणाल कोटिया से। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। फिलहाल इस डिस्कशन को कीजिए शेयर जितना भी आप कर सकते हैं, और जिन्होंने अब तक इसको लाइक नहीं किया, बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा। बाकी की बात करेंगे आने वाले सेशंस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।